आप सभी बच्चों का इस प्यारे से मंच पर स्वागत है। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर श्रुति मैम। मैं आज से नीट की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। बेटा आप नीट का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कॉलेज मिल रहा है, तो बेटा उन सबको बहुत बहुत बधाई। और जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिल रहा है उन्होंने भी अपनी सारी चीज़ें डिसाइड कर ली होगी कि हमें आगे चल के करना क्या है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये डिसाइड किया कि हमें आगे चल के नीट के लिए पढ़ाई करनी है, नीट ही देना है, तो उनके लिए ये लेक्चर्स है। जो बच्चे बोर्ड के हैं उनके लिए भी है, जो 11th क्लास में है उन सभी बच्चों के लिए है। और ये जो सेल है बायोलॉजी की बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो बेटा ये जो सीरीज आ रही है इसके अंदर आपकी नीट का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। हम छोटे छोटे शॉर्ट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर कराई जाएंगी और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम्स में आए हर चीज़ें कवर होंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही यूनिक पैटर्न है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे लेक्चर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे कोई बड़ा वन शॉट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि हम सेल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल क्या होता है। सबसे पहली चीज़ आती है सेल क्या होता है। तो एनसीईआरटी लिखती है बेटा सेल फंडामेंटल यूनिट है, मतलब कि ये मूलभूत चीज है। अब मूलभूत कोई क्या होती है, इसका मतलब हुआ बेटा कि अगर कोई भी जीव है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको लिविंग कहलाना है। ठीक है, कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो एटलीस्ट इसके अंदर एक सेल होना चाहिए। अगर सेल होगा तभी हम क्या कहेंगे, तभी हम कहेंगे कि ये चीज़ जिंदा है, ये चीज़ लिविंग है ना। तो इसी से क्लियर हो जाता है कि ये चीज़ क्या है, ये मूलभूत है, ये फंडामेंटल है। और साथ ही साथ हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। अब बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग बहुत सारे ईंटों से मिलकर बनी है, उसी तरीके से क्या हुआ, सेल है जिससे मिलकर ही बॉडी बनी है। एक पैटर्न आता है बेटा, जो सेल होता है, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। फिर एक बॉडी बनती है और यही बॉडी ऑर्गेनिज्म बनाती है ना। किसी ऑर्गेनिज्म की ही तो बॉडी होगी, है ना बच्चे। तो ये बातें क्लियर हो गई कि बिल्डिंग ब्लॉक किस तरीके से है, फंडामेंटल कैसे है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पहली लाइन लिखती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब कि किसी भी चीज को अगर जिंदा कहलाना है तो उसके पास सेल होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि सेल होगा तभी वो जिंदा होगा, मतलब कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है, ये भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ सेकेंड लाइन लिखती है अगर मान लो किसी के अंदर एक सेल है, सिंगल सेल है, जो कि अपने सारे काम कर रहा है, तो उसको हम यूनिसेलर कहेंगे। ठीक है, अगर मान लो किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव की बॉडी एक सेल से बनी है तो उसको हम यूनिसेलर कहेंगे। अगर मल्टीपल सेल से बनी है तो उसको हम मल्टीसेलर कहेंगे। ठीक है, अब देखो एक जो सेल होता है, मतलब जो सेल है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो सेल को सेल बनाती है। ठीक है, तो इसकी दो प्रॉपर्टी है, तभी क्या कहेंगे, तभी कहेंगे ये कंप्लीट सेल है। जैसे बेटा देखो ये क्या करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये अकेले ही जिंदा रह सके। ऐसा नहीं है कि इसको अगर मान लो रेस्पिरेशन करना है तो वो दूसरे सेल की मदद ले रहा है, अगर मान लो उसको प्रोटीन बनाना है तो वो दूसरे सेल पर जा रहा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेल है वही अपना रेस्पिरेशन भी करे, वही अपना डाइजेशन भी करे, वही अपना एक्सक्रीशन भी करे, वही रिप्रोडक्शन भी करे, तो हर एक चीज़ें जो करता है वो सेल कहलाता है। ठीक है, वो एक कंप्लीट सेल कहलाएगा। अब जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना रिप्रोडक्शन तो कर लेता है, मतलब कि अपना नंबर बढ़ा सकता है। ठीक है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं, पर ये रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, डाइजेशन नहीं कर सकता, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, उसको सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, उसको कोशिका नहीं कहते हैं, है ना। फिर परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन, अभी यही बात इसी से लिंक्ड है, मतलब कि ये अपने सारे फंक्शन कर ले अकेले ही। ठीक है, अभी हमने बताया कि ये रेस्पिरेशन, डाइजेशन, हर चीज़ें अकेले ही कर ले तभी क्या होगा, तभी एक सेल कहलाएगा। तो ये बातें समझ में आ गई। सेल की खासियत क्या होनी चाहिए, ये अकेला एग्जिस्ट कर सके, अकेले ही जिंदा रह सके और साथ ही साथ ये अपने सारे काम खुद कर सके। फिर एक लाइन लिखती है एनसीईआरटी कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, अभी हमने बता दिया कि अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा तो एक कंप्लीट सेल होगी, तो
यही बात लिख करेगा कि अगर मान लो एक कंप्लीट सेल नहीं है, सेल का कोई टुकड़ा है, तो वो क्या, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर क्या लिखती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, सेल को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं एंड फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल मतलब कि सबसे छोटी चीज अभी हमने बता दिया, फिर स्ट्रक्चरल भी बता दिया कि सेल से ही मिलकर बॉडी बनेगी, फिर हमने फंक्शनल लेवल पे भी देखा कि सेल के अंदर सारे काम होने चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा, सेल की पहली बार खोज किसने की थी, तो एंटोन वॉन लीवेनहॉफ ने पहली लाइव सेल की खोज की थी। आपके बुक में बस एंटोन वॉन लीवेनहॉफ की जिक्र है जिन्होंने पहली लाइव सेल की खोज की थी, पर अगर हम डेड सेल की बात करेंगे कि डेड सेल की खोज किसने की थी, तो ये है रॉबर्ट हुक। ठीक है, बातें समझ में आ गई। और नेक्स्ट है कि रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। बेटा इतनी जितनी भी चीजें बताई है ये सब क्वेश्चंस में एग्जाम्स में आ सकते हैं। जैसे यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि यूनिसेलर, एक सिंगल सेल यूनिसेलर होगा, अगर मल्टीपल सेल से बॉडी बनी तो मल्टीसेलर होगा। फिर हमने देखा कि सेल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेल की खासियत होती है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे और साथ ही साथ ये अपने सारे काम को कर सके। फिर हमने देखा कि एंटोन वॉन लीवेनहॉफ ने पहली लाइव सेल की खोज की थी एंड रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, तो बेटा इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है, आप ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। देखो एमसीक्यू क्या है बेटा, ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, ऑप्शन ए है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ऑप्शन बी है परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। आई होप कि सारी चीज़ें सभी को समझ में आई होंगी। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।